नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। पश्चिमी यूपी का बड़ा चेहरा माने जाने वाले इमरान मसूद ने ऐलान कर दिया है कि वो कांग्रेस के हाथ छोड़कर समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार होंगे। कांग्रेस पे सम्मान देने के लिए इमरान मसूद ने प्रियंका गांधी का आभार जताया, लेकिन इस बात का दावा भी किया कि यूपी में समाजवादी पार्टी कांग्रेस से बड़ी है और अखिलेश ही यूपी में विकल्प है, लिहाजा उन्होंने पार्टी बदलने का फैसला किया। सहारनपुर में इमरान मसूद ने अपने समर्थकों से इस बारे में बात की और दावा किया कि उनके समर्थक उनके फैसले के साथ हैं। इमरान मसूद ने यह भी कहा कि अखिलेश यादव जहां ये कहेंगे कि वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। इस दौरान इमरान मसूद ने बीजेपी को भी आड़े हाथ लिया और आचार संहिता के उल्लंघन के आरोपों को नकार दिया। तो कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका देते हुए साइकिल यात्रा करते हुए अब इमरान मसूद, और ये साफ तौर पे कहा कि देखिए, प्रियंका गांधी का आभार है जिस तरीके की जिम्मेदारी मुझे कांग्रेस पार्टी में दी, लेकिन अब समाजवादी पार्टी में मिलकर वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इमरान मसूद जो कि अपने समर्थकों के साथ यहां पर विचार मंथन भी करते हुए नजर आए और पश्चिमी यूपी में कांग्रेस पार्टी को सीधे तौर पर यह बड़ा झटका लगा है। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और ऐसे में ये बड़ा झटका। इमरान मसूद ने ऐलान किया है कि वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे। सहारनपुर में हम मौजूद हैं, इमरान मसूद हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए, लेकिन मैं पहले उनके घर के भीतर जो समर्थक मौजूद हैं उनकी तस्वीर दिखाना चाहता हूं, जो इमरान मसूद के साथ खड़े हैं। इन्हीं समर्थकों से बातचीत करके इमरान मसूद ने फैसला लिया है कि वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे। सर, अब आपने बोल दिया है कि समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, क्यों ये फैसला आपने लिया है? देखिए, प्रदेश के अंदर अखिलेश जी के अलावा कोई विकल्प दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए फैसला लिया है। सर, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बड़े नेता हैं आप, कांग्रेस के सचिव हैं और प्रियंका गांधी भी उत्तर प्रदेश में मेहनत कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस फाइट में है, आप ये कह रहे हैं? देखिए, प्रियंका जी बहुत बड़ी नेता हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की और मैंने बार बार कहा भी है, और मैं प्रियंका जी का एहसानमंद ज़िंदगी भर रहूँगा। उन्होंने मुझे काम करने का मौका दिया, मुझे राजनीति के अंदर हैसियत दी, मैं उनका एहसानमंद रहूँगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति इस प्रकार की है कि लड़ाई सीधे भाजपा और सपा के बीच में है और भाजपा और सपा के बीच की लड़ाई के बीच में हमें फैसला लेना है। तो इमरान मसूद के कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में जाने के ऐलान पर कांग्रेस नेताओं ने उन्हें घेर लिया है। कांग्रेस नेता जिशान हैदर ने आरोप लगाया कि इमरान मसूद कुछ महीनों पहले तक प्रियंका गांधी को यूपी में विकल्प बताते थे, लेकिन अब वो अखिलेश को विकल्प बता रहे हैं। कोई तो वजह रही होगी, ऐसे ही कोई बेवफा नहीं होता। ये वही इमरान मसूद साहब हैं जो लगातार कहते थे कि अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह यादव जी ने मुसलमानों को हमेशा ठगा है, और आज से 4-5 महीने तक ये कहते थे कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ एक विकल्प है, प्रियंका गांधी जी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक ज़मीन ढूंढते ढूंढते इमरान मसूद जी की घर वापसी हो गई है। उनको बहुत बहुत मुबारक हो, उनको शुभकामनाएं, और ये तो आने वाला समय और चुनाव का रिजल्ट बताएगा कि इस प्रदेश का कौन विकल्प है। तो कांग्रेस पार्टी का हाथ छोड़ साइकिल की सवारी को तैयार बैठे इमरान मसूद के फैसले का समाजवादी पार्टी ने स्वागत किया। उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर का रास्ता समाजवादी पार्टी दिखाने जा रही है। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इमरान मसूद जी समाजवादी पार्टी में शामिल होने का जो उन्होंने घोषणा की है, हम उसका स्वागत करते हैं। उनके आने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जो किसानों की, नौजवानों की, गरीबों की लड़ाई है, हम समझते हैं और मजबूत होगी। हम और मजबूत तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जीत को दर्ज करेंगे। तो इमरान मसूद के समाजवादी पार्टी में जाने के मामले में बीजेपी ने उन्हें घेर लिया है और दावा यह किया है कि इमरान मसूद किसी भी पार्टी में चले जाए, वो जीत नहीं पाएंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राकेश त्रिपाठी, यूपी बीजेपी के प्रवक्ता। सर, इमरान मसूद जो कि समाजवादी पार्टी में आज ज्वाइन कर रहे हैं, पहले कांग्रेस में थे, उन्होंने कहा है कि एकमात्र विकल्प जो है इस वक्त उत्तर प्रदेश की जनता के सामने समाजवादी पार्टी ही है, बीजेपी के सामने वही लड़ रही है के लिए। देखिए, इमरान मसूद जानते हैं कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है और वो डूबते हुए जहाज को छोड़ करके एक ऐसी नाव में आकर के बैठ गए हैं जहां पहले से छेद है। समाजवादी पार्टी की साइकिल पहले से ही पंचर है, और आज वो कितना भी पंचर चिपकाने के एक्सपर्ट हो, पंचर साटने के एक्सपर्ट हो, लेकिन वो समाजवादी पार्टी की साइकिल जो पंचर है उसको वो जोड़ नहीं पाएंगे, उसको आगे चला नहीं पाएंगे। इमरान मसूद की पहचान उत्तर प्रदेश की राजनीति में भड़काऊ बयान देने वाले है। उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के प्रति किस प्रकार की अपमान
अपमानजनक टिप्पणियां, भूटी भूटी काटने की बात उन्होंने की थी। ऐसे लोग जो मारने वाले, काटने वाले, पीटने वाले, इस प्रकार की अराजकता फैलाने वाले, गुंडागर्दी करने वाले, उनका सुरक्षित ठिकाना, सुरक्षित पनाहगार उनकी जो है वो समाजवादी पार्टी है, और इसीलिए उन्होंने अपने सुरक्षित ठिकाने की तरफ रुख किया है। लेकिन वो कांग्रेस में रहे, समाजवादी पार्टी में रहे या AIMIM जैसी पार्टियों में चले जाएं, वो कितना भी भड़काने की बात करें, उत्तर प्रदेश अब कानून व्यवस्था के साथ चल रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर चल रहा है। ऐसी भड़काऊ बात करने वाले अब उत्तर प्रदेश में जनता का दिल नहीं जीत सकते हैं, उनको फिर पराजय का स्वाद ही चखना पड़ेगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एजेंडा यूपी में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि ओवैसी की जैसी सोच वैसी ही बोली। मैं अब आपको एक ओवैसी साहब की बाइट दिखाता हूं। ओवैसी साहब कह रहे हैं, क्या आप सुनिए और इसका जवाब दीजिए। ओवैसी साहब की बाइट को प्ले करते हैं। मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा, और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हालात बदलेंगे, जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, हो सकता है या कहीं पर जाकर रहेंगे, जब कौन आएगा? क्या कहेंगे योगी जी? कह रहे जब योगी मठ में चले जाएंगे, मोदी हिमालय में चले जाएंगे, तब कौन बचाने आएगा? ठीक बोल रहे हैं, वक्त आएगा, वक्त आएगा तो हैदराबाद भाग्यनगर भी बनेगा। पर आपको लगता नहीं है ये पोलराइजेशन का हाई पॉइंट है? ओवैसी इस तरह की बात कर रहे हैं, आप लोग काशी को भव्य बनाने की बात, मथुरा को भव्य बनाने की बात कर रहे हो। ओवैसी क्या करना चाह रहे हैं? ओवैसी से आप उम्मीद क्या करते हैं? ओवैसी से क्या आप सत्यनारायण की कथा सुनना चाहते हैं क्या? आप क्या उनको चाहते हो सत्यनारायण की कथा सुनाए? उनका चेहरा मोहरा, उनका राग रंग जो है, वो कभी भारत के गौरव और भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रतीक हो ही नहीं सकता। उनके जो संस्कार हैं वो बोलेंगे, मेरे जो संस्कार होंगे मैं वो बोलूंगा। पर वो तो अखिलेश जी के खिलाफ भी बोल रहे हैं। देखिए, वो कहते हैं कि 19% मुसलमानों का कोई सगा नहीं है। मैं वही कह रहा हूं, सबने ठगाया। अगर यही दिमाग में बात सबके आ जाता तो ये वोट बैंक की राजनीति ही समाप्त हो जाती। राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास पे राजनीति होती, इन मुद्दों पे चर्चा होती जी। कोई इन मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहता है, क्योंकि सपा को भय है कि राष्ट्रवाद जिस दिन प्रखर होगा और जिस दिन हुआ उस दिन वंशवाद और जातिवाद समाप्त। वो कहते हैं हम तो गन्ने की बात करते हैं, ये जिन्ना की बात करते हैं। हमने गन्ना की बात भी की और उन्होंने जिन्ना की बात की। हमने गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान किया। वे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के अवसर पर, जब पूरा देश राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहा था, उस दिन उन्होंने जिन्ना का महिमा मंडन कर दिया। यानी तुलना तो देखिए, एक भारत के अखंडता का प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल है और एक भारत के विखंडन के लिए दोषी जिन्ना है। दोनों की तुलना नहीं हो सकती। एक भारत का भारत रत्न है, भारत के महानायक हैं, एक भारत के लिए खलनायक हैं, और दोनों को आप एक तराजू में तोलने का प्रयास करेंगे तो ये भारत के राष्ट्र नायकों के साथ न्याय नहीं होगा। और वहीं अखिलेश यादव ने AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को यूपी के मुस्लिमों के बहाने घेरा। न्यूज 18 की एजेंडा यूपी में उन्होंने समाजवादी पार्टी को मुस्लिमों के साथ बताया और दावा यह किया कि अब किसी भी दल से गठबंधन का समय निकल गया है। आपको एक बाइट भी सुनाऊंगा और दिखाऊंगा और मैं चाहूंगा कि आप उस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। ओवैसी साहब आपसे काफी नाराज रहते हैं, उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा है मैं सुना देता हूं। आइए वो बाइट को प्ले करते हैं। आजत ओवैसी की। मुझे तुमसे कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है,
तुम क्या दोगे? तुम 11% यादव हो, हम 19% मुसलमान हैं। अगर तुम मुख्यमंत्री बने और जनाब मुलायम सिंह बने तो मुसलमानों की ओर की खैरात से बने, तुम याद रखो इस बात। तो इनकी नाराजगी की वजह क्या है? उत्तर प्रदेश की जनता एक बार पुनः समाजवादी सरकार बनाने जा रही है, बस यही नाराजगी है। ओवैसी कहते हैं कि आपको मुसलमानों का वोट चाहिए लेकिन उनके साथ नहीं खड़ा होना चाहते आप। समाजवादी पार्टी ने, और जब भी समाजवादी सरकार बनी है, मुसलमान भाइयों के लिए जितना काम कर सकती थी उतना काम किया है, और आने वाले समय में उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई अन्याय नहीं होगा। क्या आपको लगता है कि ओवैसी को भी हक है चुनाव लड़ने का, क्योंकि लोकतंत्र है जैसा, लेकिन ओवैसी की एंट्री से आप और बहुजन समाज पार्टी, जब बीएसपी के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे तो हम उनसे भी सवाल पूछेंगे, आप परेशान हैं? आपको लगता है कि एक विशेष तबके का, खासतौर पर मुस्लिम तबके का वोट कट सकता है उनके आने से? अब वो बात खत्म हो चुकी है। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, समाजवादी पार्टी को विकल्प के रूप में देख लिया है, इसलिए जनता का समर्थन लेकर के उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। और दल क्या कर रहे हैं उसके बारे में हम विचार नहीं कर रहे। गठबंधन हो सकता है ओवैसी से आगे जाकर? अब गठबंधन का समय खत्म हो गया जी, क्योंकि चुनाव की तारीखें आ गई हैं। 14 तारीख के बाद नॉमिनेशन होना शुरू हो जाएंगे, अब समय नहीं बचा है। और इधर चुनाव आयोग के जो नियम बने हैं उसमें रैलियां भी नहीं हो सकती हैं, तो इसलिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंडिडेट्स को तय करने में व्यस्त हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ के ओवैसी पर दिए बयान पर एआईएमआईएम नेता असीम वकार ने जवाब दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी को यूपी चुनाव में ओवैसी दिखाई दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी को ओवैसी साहब से सीखना चाहिए, और मैं समझता हूं कि अगर योगी आदित्यनाथ जी ने ओवैसी साहब से सीख लिया होता तो उनकी भाषा संयमित होती, कंट्रोल में होती। योगी जी ने कल एक प्रोग्राम में, आप ही के प्रोग्राम में, ये बात कही कि अगर फला का घर जलेगा तो फला का कैसे बचेगा। ये एक मुख्यमंत्री की भाषा नहीं है। मुख्यमंत्री जी, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। कानून व्यवस्था कंट्रोल करने के लिए आपको कानून के दायरे में लाकर मुख्यमंत्री बनाया गया है। अगर कोई किसी का घर जलाता है तो आपका काम उसको सजा देना है, धमकी देना नहीं है कि फला का घर जलेगा तो फला का जल जाएगा। आपको अपने गिरबान में झांकना चाहिए। एक मुख्यमंत्री की भाषा ऐसी नहीं हो सकती। ओवैसी साहब ने कभी भी लोगों के घर जलाने की बात नहीं की है। उन्होंने हमेशा ये कहा है कि अगर कोई किसी का घर जलाता है, हमला करता है, तो उस पर कार्रवाई की जाना चाहिए। और आप ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि आप कह रहे हैं घर जलेगा तो दूसरे का जलेगा। शर्म आना चाहिए। प्रदेश को ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। और वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर जमकर हमला बोला। हेमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तेलंगाना के वरंगल पहुंचे थे। अभी भारत को कोई रोकने वाला नहीं है। जैसे आर्टिकल 370 खत्म हो गया, जैसे राम मंदिर बनना काम शुरू हो गया, यहाँ में भी निजाम का नाम और निशान मिट जाएगा, ओवैसी का नाम और निशान मिट जाएगा। वो दिन ज्यादा देर नहीं है। जेडीयू नेता अजय आलोक ने भी असदुद्दीन ओवैसी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने ओवैसी पर ध्रुवीकरण का आरोप लगाया। देखिए, ओवैसी जैसे राजनीतिकों का एक ही एजेंडा है, ध्रुवीकरण करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकना। और इस चक्कर में वो समाज का ध्रुवीकरण कर देते हैं, जो कहीं से भी लोकतंत्र के लिए स्वस्थ परंपरा नहीं है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, अकाली दल नेता बिक्रम मजीठिया को राहत मिली है। बिक्रम मजीठिया को अग्रिम जमानत मिली है। यह राहत मिलती हुई खबर सामने आ रही है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है अकाली नेता बिक्रम मजीठिया को। विक्रांत यादव इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विक्रांत, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अकाली नेता बिक्रम मजीठिया को जमानत मिल चुकी है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से बिक्रम सिंह मजीठिया को अग्रिम जमानत मिली है। ड्रग्स केस में आरोपी हैं मजीठिया, जिन्हें अब हाईकोर्ट की तरफ से राहत मिली है। जमानत की यह खबर, अकाली दल नेता बिक्रम मजीठिया को यह राहत मिली है। चमन पलानिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। चमन, राहत मिलने की यह खबर, ऐसे में क्या कुछ कहा गया कोर्ट की तरफ से?
जी देखिए, विक्रम सिंह मजीठिया के ऊपर ड्रग्स मामले में को लेकर जो है कुछ ही दिन पहले जो है पंजाब सरकार की तरफ से एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसको लेकर जो मोहाली कोर्ट में जो था वो विक्रम सिंह मजीठिया ने पहले जो है अपनी अग्रिम जमानत के लिए पटिशन लगाई थी, लेकिन उन्हें वहां से राहत नहीं मिली थी। लेकिन जब विक्रम सिंह मजीठिया की ओर से इस ड्रग्स मामले में अग्रिम जमानत के लिए पंजाब एंड हाई कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन लगाई थी, लेकिन उसके बाद भी काफी दिन बहसबाजी चलती रही। लेकिन आज पंजाब एंड हाई कोर्ट ने विक्रम सिंह मजीठिया को ड्रग्स मामले में राहत देते हुए जो है वो अग्रिम जमानत दे दी है और फिलहाल जो है बुधवार तक जो है वो कोई भी जो है इस मामले में ना गिरफ्तारी की जा सकती है विक्रम सिंह मजीठिया को, और फिलहाल जो है उन्हें इस मामले में जो है राहत मिलती हुई नजर आ रही है। जी ठीक है, शुक्रिया चमन इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और लखनऊ में जिस भगवान परशुराम मंदिर का 2 जनवरी को अनावरण हुआ था, उसी मंदिर में लगा कि भगवान परशुराम का फरसा जमीन पर टूटकर गिर गया। 2 जनवरी को इस मूर्ति का अनावरण अखिलेश यादव ने किया था, लेकिन ठीक 8 दिन बाद इस प्रतिमा से फरसा टूटकर जमीन पर गिर गया, जिसके बाद बीजेपी ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। तो परशुराम मंदिर का अनावरण अखिलेश यादव ने किया था, लेकिन 8 दिन बाद आप देखिए किस तरीके से ये पूरा का पूरा जो फरसा है वो टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। और इस पूरे मामले को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव पर, पूरी समाजवादी पार्टी पर हमला बोलती हुई नजर आ रही है। 2 तस्वीर आप देखिए, परशुराम मंदिर का अनावरण अखिलेश यादव ने 2 जनवरी को किया था, लेकिन आज यानी कि ठीक 8 दिन बाद ये फरसा पूरी तरीके से टूटता हुआ नजर आया। और ऐसे में बीजेपी को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा इसी के जरिए। समाजवादी पार्टी किस प्रकार से चुनावी हिंदू बनी है, इसका आज एक जीता जागता उदाहरण दिखाई पड़ा जब भगवान परशुराम की मूर्ति में भी मिलावट और भ्रष्टाचार करने का काम किया, मूर्ति में भी घोटाला कर देने का काम किया है। भगवान परशुराम की जो मूर्ति नहीं बना सकते, उस मूर्ति से फरसा टूट करके गिर गया। इस फरसे से ही समाजवादी पार्टी का नाश हो जाएगा। समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को लुभाने के लिए भगवान परशुराम का आज प्रयोग करने का काम कर रही है। जो भगवानों की जाति देखते हो, जो भगवानों का चुनाव के लिए इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हो, ऐसे लोगों को भगवान भी माफ नहीं करेंगे और जनता जनार्दन भी माफ नहीं करेगी। समाजवादी पार्टी का यह भ्रष्टाचार अब सबके सामने उजागर हो गया है। और इस वक्त बीजेपी नेता अनिला सिंह मेरे साथ मौजूद है। अनिला सिंह जी, 8 दिन पहले जिस मंदिर का अनावरण किया गया था, उसकी तस्वीर तो हम देख रहे हैं, फरसा टूटकर गिर गया। ऐसे में ये मंदिर और धर्म और जाति के नाम पर चुनाव क्यों लड़े जाते हैं चुनाव के वक्त? देखिए, ये तो समाजवादी पार्टी या मैं कहूँ नमाजवादी पार्टी को सोचना चाहिए। नमाजवादी पार्टी अगर भगवान परशुराम जी की मूर्ति लगाएगी और उसमें भी कमीशन खाकर ठीक तरीके से नहीं बनवाएगी तो यही हर्ष होगा। आज हमने देखा फरसा टूट के गिर गया। भगवान श्री कृष्ण उनको सपने में आके चेतावनी देते हैं, ये तब भी नहीं समझते हैं। अब आप इतनी भव्य मूर्ति लगाने का काम कर रहे हो तो कम से कम वहां तो कमीशन खोरी नहीं करनी चाहिए। कहीं तो आप अपना जो बेसिक कैरेक्टर है उसको छोड़ दो, भगवान को तो छोड़ दो, पर नहीं छोड़ते हैं। हमने देखा अयोध्या में, देखा अयोध्या से अगर इनकी आप जर्नी देख लीजिए और अब देख लीजिए फरसा भी गिर गया। तो ये जो प्रेशर बीजेपी की तरफ से लगातार बनाया जा रहा है, पहले अयोध्या फिर काशी फिर मथुरा का रुख करने की बात की जा रही है डिप्टी सीएम की तरफ से, तो ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला था क्या समाजवादी पार्टी का? देखिए, जल्दबाजी में ले या नहीं ले, इनकी आदत है। आदत जो होती है वो खत्म नहीं होती। हर चीज में कमीशन खाने की आदत है। तो जिससे को भी इन्होंने ठेका दिया होगा इस मूर्ति को बनाने का, वहाँ कमीशन सेट करी होगी, कुछ ज्यादा कमीशन ले ली होगी। तो क्योंकि पैसा ऐसा तो है नहीं कि एक व्यक्ति विशेष ने इस मूर्ति को खड़ा करवा दिया है, तो यहाँ पे भी बंदर बाट हुई है पार्टी के अंदर भी। तो उसी की वजह से जब आप अच्छा मटेरियल नहीं लगाओगे, अच्छी मूर्ति नहीं बनवाओगे, तो यही हर्ष होता है। तो अब भी अगर ये लोग सबक नहीं लेते हैं कि भाई हिंदू देवी देवताओं के साथ छेड़खानी मत करो, तो भाई भगवान राम ही इनका मालिक है। अब ये लोग अगर ऐसे रास्ते पे चल गए हैं, बर्बादी के रास्ते पे चल चुके हैं, तो ये फरसा ऐसा ना हो नमाजवादी पार्टी की गर्दन पर ही पड़े। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि देखिए, दिखावे की राजनीति तो बीजेपी करती है, हम तो जमीनी तौर पर भगवान को मानते हैं और उसी के तहत काम करते हैं, इसीलिए फरसा गिर जाता है ना। ये एक तरीके से आप समझिए इशारा है। आगे जो चुनाव हैं, चुनाव के बाद जो नतीजे हैं, ये इशारा है कि समाजवादी पार्टी आप बस कट गए उत्तर प्रदेश के चुनावों से, कुछ नहीं है आपका। लेकिन वो तो कह रहे हैं 10 मार्च जो है बीजेपी की जाने की तारीख है, याद कर लीजिए। 400 सीटों के साथ हम
बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं, केवल 3 सीटें आपके लिए छोड़ी है। अब आज इन्होंने एक इमरान मसूद नाम का जो व्यक्ति है सहारनपुर से, उसको भी पार्टी में शामिल करवाया, जो रोटी के साथ बोटी देने की बात करता है। और वो बोटी भी किसकी? नरेंद्र मोदी जी की। बोटी बोटी काटने की बात करते हैं ना ये। तो ऐसे व्यक्ति जो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हों, वो अपराधी, आतंकवादी, ऐसे लोगों को तो ये अपने पार्टी में रखते हैं। तो इसीलिए तो आज देखा आपने भगवान परशुराम ने अपने हाथ से फरसा ऐसा गिराया कि सीधे सीधे वही इशारा है, तुम जो हो उत्तर प्रदेश के लायक नहीं हो, भगवा की ताकत दोबारा आएगी। अनिला सिंह जी, जब जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है तो धर्म और जाति पर भी चुनाव प्रचार तेज हो जाता है, लेकिन अभी फिलहाल 15 तारीख तक चुनाव प्रचार पर रोक है। ऐसे में लगता है आपको कि इस बार के समीकरण बहुत तेजी के साथ बदलेंगे? देखिए, चिंता करे वो जो केवल और केवल एक धर्म विशेष को मनाने के लिए राजनीति करते हैं। तो चिंता करे बीएसपी, एसपी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी तो अपना काम करती है। यहाँ ना तो हम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, हाँ अपमान भी बर्दाश्त कर सकते हैं। यही एक नैरेटिव बनाया गया ना 1947 के बाद कि अगर आप हिंदू धर्म का अपमान नहीं करोगे तो आप सेक्युलर नहीं होगे, हाँ, और अगर कोई हिंदू धर्म का सम्मान करेगा तो वो कम्युनल हो जाएगा। तो उसको तो ध्वस्त कर दिया। 2014 के बाद ध्वस्त होता चला आ रहा है उत्तर प्रदेश में। भगवा ताकत जो है फिर से अपना परचम फहराएगी। अमिक जमई मेरे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी के नेता। अमिक जमई जी, 8 दिन पहले जिस मंदिर का अनावरण किया था उसका तो फरसा गिरकर टूट पड़ा और बीजेपी कह रही है कि देखिए यही स्थिति होगी चुनावों में। वैसे भी एक सभी मनुष्यों के लिए, इंसानों के लिए भगवान और इंसान के बीच का मामला होता है। लेकिन जैसे ही माननीय अखिलेश यादव जी इस मंदिर का जो शिला रखी गई वो उनके प्रेजेंस में रखी गई, तो हमें ये लगता है कि ये सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को नापसंद आया था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी के लोगों ने ही, इनके कार्यकर्ताओं ने ही इसको जो है नुकसान पहुंचाने का काम किया। हम तो मांग करेंगे कि इस पे एक जांच बैठाई जाए और कौन लोग हैं जिन्होंने इसको नुकसान पहुंचाया है ये पता चलना चाहिए, क्योंकि बीजेपी को इससे बहुत ज्यादा समस्या और करंट लग गया था। तो अनिला वैसे सिंह भी जी, क्या वाकई ऐसा है नुकसान बीजेपी की तरफ से पहुंचाया गया? आने वाले वक्त में नुकसान आपको ना हो उससे पहले ही काउंटर अटैक किया गया? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी को कभी भी उस चीज से ऐतराज नहीं होगा अगर सनातन पंथ या हिंदू धर्म, कुछ भी कह लीजिए आप, उसके लिए कोई भी कार्य करे और दिल से काम करे। पर अगर पाखंड करेंगे तो उस पाखंड का पर्दाफाश करना भी हमारा कर्तव्य है। तो अभी हमारा कर्तव्य तो लगातार हम बताते रहे, नमाजवादी पार्टी जो है वो किस प्रकार से उनकी हरकतें होती हैं, वो तो खुद ही दिखावे। आज का भी उदाहरण दे दिया। तो जी फरसा गिरा है ना, ये नमाजवादी पार्टी को 2022 के चुनाव में काटने का एक तरीके से इशारा है। ये समझ जाएं जमई साहब, और ये ऑलरेडी अखिलेश यादव जी तो समझ चुके हैं। जब इलेक्शन कमीशन ने डेट्स अनाउंस करी और ये कहा कि अब वर्चुअल रैलीज होंगी, उनके हाव भाव देखे थे, हैरान परेशान, वॉक ओवर दे चुके हैं ये लोग, ये मान चुके हैं कि हार चुके हैं। अमिक जमई जी, क्या वाकई ये बहाने ढूंढने की कोशिश है क्या आपकी तरफ से? रिजगा, अनिला सिंह जी को ज्यादा उत्तर प्रदेश के बारे में शायद आइडिया नहीं है। इनके एक उप मुख्यमंत्री हैं, अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं केशव मौर्य साहब, जो डिप्टी सीएम है। उनके ऊपर मंदिर में चंदा चोरी का आरोप लगा है। एफिडेविट निकालो, अभी उसकी धाराएं देख लो। नंबर 2, जो अयोध्या में क्या हुआ, हमारे जो जमीनें यही मंदिर के नाम पे, इनके सारे मंत्री, इनके ब्यूरोक्रेट, लेकिन इस मंदिर का अनावरण तो अखिलेश यादव ने किया था ना, लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता हुआ ये मंदिर दिखाई दे रहा है। नहीं, मैं 8 दिन में ये हाल, तो फिर कैसे आप ये दावा कर रही हैं कि भगवान परशुराम हमारे साथ हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि हमें इस प्रदेश की जनता का, सभी लोगों का, किसानों का, मजदूरों का, युवाओं का, महिलाओं का आशीर्वाद है। महिलाओं के बारे में अनिला सिंह जी की क्या सोच है वो आप जानती हैं। वो वो कह रही थी एक दिन एक महिला को कि आपको तो रेप शब्द बड़ा पसंद है। ये महिला विरोधी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। मैंने एक बार भी नहीं कहा। आप लोग चिल्लाते इतना ज्यादा हैं, मैं कहती क्या हूँ, सुनते क्या हैं, बोलते क्या है। आपने कहा आपको शर्म आनी चाहिए। जो चीज मैंने नहीं कही है उसके विषय में आप मेरा नाम लेकर कोट कर रहे हैं। आपने एक महिला को कहा कि आपको रेप शब्द बहुत पसंद है। कांग्रेस पार्टी के उस एमएलए के लिए कहा था जिसने ये कहा था कि अगर आप बलात्कार को रजिस्टर नहीं कर सकते हैं तो उसका आनंद लीजिए।
कि आपको रेप शब्द बहुत पसंद है, गलत बात आप कोट लोगों को करते रेप हैं। शब्द बहुत पसंद ये है। समाजवादी पार्टी लड़के हैं, उत्तर लड़कों से प्रदेश गलती में हो जाती है, छेड़छाड़ पे उत्तर बलात्कार प्रदेश करो, नंबर छोटी 1 पर आ बच्चियों गया के है। साथ बलात्कार करो। ये विमेन वही पावरलाइन गायत्री विमेन प्रजापति है पावरलाइन ना, की जिसको रिपोर्ट्स मुलायम बोलती सिंह हैं, यादव अपनी गोदी में बैठाए घूमते थे। विमेन पावरलाइन की रिपोर्ट्स कहती है कि सबसे ज्यादा छेड़छाड़ उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ बढ़ी है आज के 1 साल में, पूरे देश में नंबर 1 पे। ये बताइए, रेप पे अमित नंबर 2 जमाई है। क्यों गिरा? अमित जमाई, पहले इस तस्वीर को लेकर तो जवाब दे दीजिए। 8 दिन पहले इस मंदिर का अनावरण किया था ना पूरे लाल लश्कर के साथ, लेकिन सच्चाई तो 8 दिन के अंदर निकल कर आ गई सामने। देखिए क्या यही हाल चुनावों के वक्त होने वाला है कि समाजवादी पार्टी का? दावे बड़े बड़े लेकिन जमीनी स्तर पर हकीकत कुछ और। नहीं, भगवान परशुराम जी के नाम पे समाजवादी लोगों ने छुट्टी की थी एक दिन। जब से ये वाले विशेष जाति वाले मुख्यमंत्री आए, उन्होंने भगवान परशुराम के नाम पे छुट्टी खत्म कर दी। क्यों खत्म कर दिया? ब्राह्मण समाज के लोगों के हमारे धर्म के विषय में क्या पता? फेक इनकाउंटर्स में समाजवादी पार्टी के जितने ब्राह्मणों को प्रवक्ता आपने हैं, वो काटा हमारे है, हिंदू धर्म के विषय में आपने बताएंगे। काटा है, हत्याएं करवाई है उत्तर प्रदेश में, उनको सम्मान नहीं दिया ब्राह्मण समाज के को। प्रवक्ता जो है अब जहाँ हमारे देखिए धर्म एक के बारे जाति में के बताएंगे। थाने में पुलिस के अफसर एक जाति के, आईपीएस एक जाति का, चीफ सेक्रेटरी एक जाति का, ये क्या खेल है भाई? ब्राह्मण समाज आपके लिए मायने नहीं रखता है? अमित जमाई जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि हर एक राजनीतिक पार्टी ने अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से भगवानों को बांट लिया है। भगवान परशुराम का आप मंदिर का अनावरण करते हुए नजर आते हैं, भगवान श्री कृष्ण जो है अखिलेश यादव के सपने में आते हैं, तो ऐसे में आशीर्वाद मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला? नहीं, वो सपने में आए थे, उन्होंने कहा है, हम सब पूरा उत्तर प्रदेश उनकी बात को मान रहा है। वो आए थे, उन्होंने कहा था कि 10 मार्च को लाल इनकलाब होने वाला है, उत्तर प्रदेश में नया बदलाव होने वाला है, लाल झंडे की सरकार आने वाली है, बाबा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से जाने वाले हैं। अनिला सिंह जी, योगी जी जाने वाले हैं, तैयारी कर लीजिएगा। अब ये नमाजवादी के प्रवक्ता जो हैं हमारे हिंदू धर्म के विषय में हमें पाठ पढ़ाएंगे। तो दूसरी बात ये है कि जो ये बोल रहे हैं कि लाल इनकलाब आने वाला है, अरे भैया वो लाल इनकलाब जो लेकर आने वाले हैं, जरा उनसे उनका हालचाल तो पूछ लो। हाल बेहाल, परेशान है, उनको अच्छी तरीके से पता है। भारतीय जनता पार्टी तो 24 घंटे काम करने वाला राजनीतिक दल है। हमारे तो मंडल लेवल पर भी पूरी मीडिया टीम जो है, ठीक है, वो तैयार है, डिजिटल से लेकर हम पूरी हमारी फौज तैयार है। ये बिल्कुल 2 महीने पहले राजनीति करने के लिए उतरे इनके नेता। आप दोनों का शुक्रिया। इस वक्त एक बड़ी खबर सोनू सूद से नवजोत सिंह सिद्धू ने मुलाकात की है। पंजाब के मोगा में ये मुलाकात हुई है, सोनू सूद के घर पहुंचे हैं नवजोत सिंह सिद्धू, ये बड़ी खबर मिल रही है। अभी तक की ये बड़ी खबर सामने आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, सोनू सूद से नवजोत सिंह सिद्धू मुलाकात करने के लिए पहुंचे मोगा। ये तस्वीर आप देख लिए कुछ देर पहले नवजोत सिंह सिद्धू जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, वो मुलाकात करते हुए सोनू सूद से नजर आ रहे हैं। हालांकि उनकी बहन मोगा से चुनाव लड़ने जा रही हैं और ऐसे में ये बड़ी मुलाकात आज नवजोत सिंह सिद्धू और सोनू सूद के बीच में हुई है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। पंजाब में सियासी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों के साथ चुनावी ताल ठोकती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन एक बड़ी एंट्री सोनू सूद की बहन की होने जा रही हैं जो कि मोगा से चुनाव लड़ेंगी। और ऐसे में अभी मुलाकात की तस्वीर नवजोत सिंह सिद्धू के साथ सोनू सूद की, जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, कुछ देर पहले ये मुलाकात हुई। इस मुलाकात में किन किन बातों पर चर्चा हुई, क्या मंथन हुआ, किन किन बातों का जिक्र हुआ, वो तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर और ये बड़ी खबर, सोनू सूद के घर पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू। सोनू सूद इस वक्त तस्वीर में नजर आ रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू जो कि काफी अच्छे माहौल में अच्छी मुलाकात करते हुए सोनू सूद और अपनी बहन और सोनू सूद की बहन के साथ करते हुए नजर आ रहे हैं। चमन इस वक्त मेरे सहयोगी मौजूद है। चमन, क्या कुछ जानकारी इस मुलाकात को लेकर, कितनी देर ये मुलाकात हुई? जी देखिए, जिस तरह से लगातार ही सोनू सूद की बहन की जो चर्चाएं थी, वो पहले जो थी, सोनू सूद पहले ही अनाउंस कर चुके थे कि मैं खुद चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन मेरी बहन जो है वो इस बार चुनाव लड़ेगी पंजाब विधानसभा में। तो पिछले दिनों से जो पहले उनकी चर्चा आम आदमी पार्टी में चल रही थी कि वो पहले आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकती है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने मोगा से कल ही अपना उम्मीदवार उतार दिया है।
तो अब स्थिति जिस तरह से आज नवजोत सिंह सिद्धू जो है उनके घर पहुंचते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं, तो उससे साफ जाहिर होता है कि कुछ ही देर के बाद जो है जो सोनू सूद की बहन है वो कांग्रेस में शामिल हो सकती है और 2022 का जो चुनाव है उसके लिए वो मोगा से जो है वो चुनाव लड़ सकती है। हालांकि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी कुछ देर पहले ही चंडीगढ़ से निकल चुके हैं और वो भी थोड़ी ही देर में जो है वो सोनू सूद के घर जाएंगे और वहां पर उनकी बहन से मुलाकात करेंगे। तो इससे साफ अंदेशा लगाया सकता है कि सोनू सूद की बहन जो है वो कुछ ही देर में जो है वो कांग्रेस में शामिल हो सकती है। जी बिल्कुल, यानी कि कुछ ही देर में वो बड़ा कार्यक्रम, वो बड़ी तस्वीर हमारे सामने होगी जब सोनू सूद की छोटी बहन मालविका सूद जो कि कांग्रेस पार्टी का दामन थामते हुए नजर आएंगी। ऐसे में मोगा वो सीट तय कर ली गई है चमन पूरी तरीके से कि इसी सीट पर वो चुनाव लड़ेंगी। जी देखिए, कहीं ना कहीं जो मोगा की सीट है वो शुरू से ही जो है वो जो है इस पे प्रयास लगाए जा रहे थे कि, और अगर हम बात करें सोनू सूद की, तो सोनू सूद कुछ महीने पहले ही मोगा में जो है वो एक्टिव हो चुके थे और काफी दिन पहले से ही वो अपनी बहन के साथ जो है डोर टू डोर कैंपेनिंग भी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अभी तक ये साफ नहीं किया था वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को कोरोना हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद को फिलहाल क्वारंटीन कर दिया है और ये जानकारी दी है कि उन्हें कोरोना हुआ है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, आप देखिए कोरोना के केसेस किस तरीके से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, खुद को क्वारंटीन कर दिया है, खुद इस बारे में जानकारी दी है। इस वक्त की अहम खबर, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, ट्वीट कर उन्होंने इस बात की जानकारी दी है और फिलहाल खुद को क्वारंटीन कर दिया है। एक के बाद एक बड़ी बड़ी हस्तियां जो कि कोरोना की चपेट में आती हुई नजर आ रही हैं। कोरोना का दायरा दिन ब दिन बढ़ता हुआ, 24 घंटे के आंकड़े रोज बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर कल पीएम मोदी ने समीक्षा बैठक भी बुलाई थी। तमाम स्थिति को देखते हुए और तरह की पाबंदियों का जिक्र किया गया और ऐसे में ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर सामने आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना की ये तीसरी लहर जो कि हर एक डॉक्टर, हर एक विशेषज्ञ मानकर चल रहे हैं कि इसी लहर की लगातार हम चेतावनी जारी कर रहे थे। माइल्ड सिम्टम जरूर है लेकिन चेन इसकी बहुत ज्यादा बड़ी होती हुई नजर आ रही है। डेथ केसेस बहुत कम है लेकिन फिर भी लोगों को उतनी ही सजगता के साथ, उतनी ही सावधानियों के साथ इस वक्त अपने घरों में रहना है। जरूरी काम हो तो ही अपने घरों से बाहर निकले। ऐसे में एक के बाद एक ये केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। खुद इस बारे में ट्वीट करते हुए जानकारी दी और फिलहाल क्वारंटीन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद को कर लिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, आप देखिए कोरोना किस तरीके से पांव पसारता हुआ नजर आ रहा है पूरे देश में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एजेंडा यूपी में ब्राह्मणों पर भी बयान दिया। उन्होंने दावा यह किया कि लड़ाई 80 बनाम 20 की हो चुकी है और इसीलिए 80 बनाम 20 के इस चुनाव में ब्राह्मण ही नेतृत्व देगा। ये एजेंडा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। ब्राह्मणों को लेकर इस बारी बड़े सारे सम्मेलन हुए। ब्राह्मण बीजेपी को क्यों वोट डालेगा? क्योंकि इस बारी सपा और बसपा कह रही है कि ब्राह्मण शंख बजाएगा और बीजेपी को हराएगा। देखिए, ये लड़ाई उससे बहुत आगे जा चुकी है जी। ये लड़ाई अब 80 बनाम 20 की हो चुकी है। लड़ाई 80-20 क्यों? 80-20 की, ओवैसी कहते हैं 19। मैं क्या कह रहा हूं, 80-20 की। जो राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास का पक्षधर है जी, ऐसे 80% से अधिक लोग भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल पर अपना बटन दबाएंगे और जो लोग राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के विरोधी हैं, माफिया समर्थक हैं, अपराधी समर्थक हैं, पेशेवर दंगाइयों का साथ देते हैं, भ्रष्टाचारियों का साथ देते हैं, भारत विरोधी तत्वों को गले लगाते हैं, किसान विरोधी हैं, गांव विरोधी हैं, बेटियों की सुरक्षा के विरोधी हैं, वह 15 से 20% लोग अपना राह अलग बनाएंगे और इसलिए 80 बनाम 20 के इस चुनाव में ब्राह्मण ही नेतृत्व देगा। समाज का प्रबुद्ध समाज ही नेतृत्व देगा। ब्राह्मण का मतलब जाति नहीं, प्रबुद्ध समाज से है और प्रबुद्ध समाज ही नेतृत्व देकर के डबल इंजन की सरकार को फिर से यूपी में लाने का कार्य कर।
और यूपी में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद मथुरा पर सियासी घमासान छिड़ गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के भगवान कृष्ण वाले बयान पर हमला बोला। सीएम योगी ने अखिलेश पर तंज कसा कि भगवान कृष्ण न्याय और धर्म के साथ रहते हैं, न कि अन्याय और दुराचार के साथ। देखिए, सपना देखना कोई बुरी बात थोड़े है। बहुत सारे लोगों के सपने में तो भगवान कृष्ण भी आ रहे हैं, लेकिन सपने हकीकत में क्या है और जब उनको अवसर मिला था तब उन्होंने क्या किया था, यह भी सबकी जबान पर है। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि हमें इस बात पर गौरव की अनुभूति होती है। उत्तर प्रदेश भगवान राम की भूमि है, उत्तर प्रदेश भगवान श्री कृष्ण की भूमि है, उत्तर प्रदेश बाबा विश्वनाथ की पावन भूमि है, उत्तर प्रदेश गंगा और यमुना और सरयू की पावन भूमि है। और इन सब के लिए अगर सही मायने में किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने किया है। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने और मोदी जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने इन सब कार्यों को पूरा किया है। तो सपने में जब भगवान कृष्ण उन्हें डपट रहे होंगे तो वे सुनते भूल गए होंगे। उन्होंने कहा होगा कि बेटा तू गया काम से, 400 सीटों पर तो तुम देखो मत। ये 3 सीट जो मिल रही हैं उसमें भी एक चाचा के लिए, एक परिवार के किसी सदस्य के लिए, एक कोई भूला भटका होगा तो उसके लिए 3 सीट तुम्हारे पल्ले, बाकी 400 बीजेपी के पक्ष में, बीजेपी के समर्थकों के पक्ष में। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, सपने में भगवान कृष्ण अगर आए हैं तो यही कहे होंगे। वैसे भगवान कृष्ण धर्म, सत्य और न्याय के साथ में रहते हैं, अन्याय, अत्याचार और दुराचार के साथ में नहीं रहते। और सीएम योगी आदित्यनाथ के मथुरा पर दिए बड़े बयान की अब बात कर लेते हैं। न्यूज 18 के एजेंडा यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि बीजेपी सरकार अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनवा रही है और जिसमें दम होगा वो मथुरा को भी बनाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान अखिलेश यादव के सपने में कृष्ण वाले बयान के बाद आया है। जिसमें दम होगा वही मथुरा को ही बनाएगा और हम में दम है। हमने अयोध्या में जन भावनाओं के अनुरूप भगवान राम का भव्य मंदिर बना दिया। हम बना रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। जो लोग बोलते क्या थे, मतलब निकाला जाए, जो लोग बोलते थे, मतलब क्या निकाला जाए? जो लोग बोलते थे मंदिर को भव्य बनाएंगे, नहीं, जो बोलते थे, ईदगाह भी है, जो बोलते थे जी कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, जो लोग बोलते थे कि अगर अयोध्या में फैसला आएगा तो खून की नदियां बहेंगी, कहां गए सब? कहां गायब हो गए? हमें दम था, हमने जो कहा सो करके दिखा दिया, डंके की चोट पे करके दिखाया है। देखिए, इसको आप दम कह रहे हैं, इसको हमने कहा काशी, आप इसको दम कह रहे हैं, लेकिन इस देश में एक गैंग है, वो कहता है ये कम्युनल एजेंडा है, ये कम्युनल एजेंडा है, ये कट्टरवाद है और ये हिंदुत्व है, जिसको आप कह रहे हैं हमारे में दम है। ये दबंगई जो है इसको कट्टरवाद से जोड़ा जाता है। कट्टरवाद नहीं, अपने गौरव और अपने अतीत की गौरवशाली परंपरा की पुनर्स्थापना का एक अभियान है। नए भारत और श्रेष्ठ भारत के निर्माण की प्रवर्तमान अभियान का एक हिस्सा है। हमें भारत और भारतीयता पर गौरव की अनुभूति हो सकी, भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा पर गौरव की अनुभूति हम कर सके, यह उसका एक हिस्सा है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, शिखर पान मसाला ग्रुप पर छापेमार कार्रवाई तेज होती हुई नजर आ रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, शिखर पान मसाला के ठिकानों पर छापे पड़े हैं। डीजीजीआई की टीम की तरफ से ये छापे पड़े हैं शिखर पान मसाला के कई ठिकानों पर। डीजीजीआई की टीम इस वक्त छापेमार कार्रवाई कर रही है। शिखर पान मसाला के ठिकानों पर यह छापेमार कार्रवाई की है। कई सदस्यों की टीम वहां पर पहुंची, अलग अलग ठिकानों पर छापे मारे जा रहे हैं। तमाम जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप देखिए इस वक्त ये बड़ी खबर कानपुर से ये
सामने आ रही है, जहां पर एक बार फिर से छापेमार कार्रवाई तेज होती हुई नजर आ रही है। शिखर पान मसाला के ठिकानों पर कई ठिकाने हैं जहां पर कई सदस्यों की टीम इस वक्त छापेमार कार्रवाई कर रही है। क्या कुछ इस कार्रवाई के दौरान बरामद हुआ है, कितनी संपत्ति का खुलासा हुआ है, किन किन डॉक्यूमेंट्स को लेकर अब आगे जांच बढ़ेगी, ये तमाम जानकारी जुटाने की कोशिश लेंगे। अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, पूरी जानकारी इस छापेमार कार्रवाई को लेकर बताइए जरा। देखिए, पिछले कुछ दिनों से लगातार डीजीजीआई अहमदाबाद की जो यूनिट है वो लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इसी मामले में जो सोर्सेज बता रहे हैं कि शिखर पान मसाला समूह के दो प्रमुख अनिल अग्रवाल और पवन मित्तल से लगातार पूछताछ जारी है। पहले उनके दफ्तर में उनसे पूछताछ की गई है और उसके बाद जो टीम है उन्हें लेकर अपने साथ लेकर गई है। अब लेकर कहाँ गई है, क्या किसी लोकेशन पर लेकर गई है या फिर अपने दफ्तर लेकर गई है, ये अभी इस बारे में जानकारी नहीं मिली है। लेकिन यानी कि दो प्रमुखों से इस वक्त पूछताछ की जा रही है टीम की तरफ से और कुछ ही देर में तमाम जानकारी और भी सामने आएगी कि किस तरीके से और जांच का दायरा बढ़ेगा। शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए आपका।